हेलो बच्चों, वेलकम टू नितिका की पाठशाला। मैं नितिका और आज मैं आपके साथ क्लास 10th द प्रिंट कल्चर इन द मॉडर्न वर्ल्ड का यूनिट 2 स्टार्ट करने जा रही हूँ। इससे पहले मैंने आपका बेटा यूनिट 1 कंप्लीट कर लिया है। अगर आप लोगों को उस टॉपिक में कोई भी प्रॉब्लम है तो मैं चाहूंगी कि पहले आप मेरा पार्ट 1 की वीडियो जरूर देखें, तभी आपको इस टॉपिक की ज्यादा क्लैरिटी होगी। और जैसे मैं हमेशा वीडियो स्टार्ट करने से पहले बोलती हूँ कि आप जब भी मेरी वीडियोस देखें तो अपनी बुक विद पेन या पेंसिल लेकर जरूर बैठें। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। बेटा आज का जो यूनिट 2 है, प्रिंट कम्स टू यूरोप। हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था कि प्रिंट कैसे ईस्ट एशिया कंट्रीज में स्टार्ट हुआ। आज हम पढ़ेंगे कि ईस्ट एशिया से यूरोप कैसे प्रिंट पहुंचा। सिल्क एंड स्पाइसेस फ्रॉम चाइना फ्लोड इनटू यूरोप थ्रू द सिल्क रूट। कहते चाहे वो सिल्क के कपड़े हों चाहे स्पाइसेस हो, चाइना से यूरोप कैसे आता था? सिल्क रूट से। आपको याद होगा हमने 10th का एक मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड में भी पढ़ा था, एक सिल्क रूट, यानी कि वो रास्ता सिल्क से बना हुआ था। एक ऐसा रूट, एक ऐसा रास्ता जहां से सिल्क जो था वो पास हुआ करता था, इसलिए उसको सिल्क रूट कहा जाता था। कहते उसी रास्ते से सिल्क और स्पाइसेस भी चाइना जो है वो यूरोप आया करते थे। In the 11th century, Chinese paper reached Europe by the same route. कहते 11th century में इसी सेम रूट से चाइनीज पेपर जो था वो चाइना यूरोप तक पहुंचा था। पेपर मेड पॉसिबल द प्रोडक्शन ऑफ मैन्युस्क्रिप्ट्स केयरफुली रिटन बाय स्क्राइब्स। कहते हैं पेपर की वजह से जो चाइनीज पेपर यूरोप में आया उससे क्या हुआ, मैन्युस्क्रिप्ट्स की जो प्रोडक्शन थी वो भी इंक्रीज हो गई और बहुत सुंदर तरह से स्क्राइब्स से लिखा जाता था। जैसे अब स्क्राइब्स क्या होते हैं, जो उस चीज को लिखा करते थे, जो मैन्युस्क्रिप्ट्स होते थे उनको जो ब्यूटीफुली कैलीग्राफी एंड राइटिंग में लिखा करते थे, वो किसके द्वारा हुआ बेटा? जब पेपर की प्रोडक्शन बढ़ गई तो जो स्क्राइब्स थे, जो हैंड रिटन मटेरियल लिखा करते थे, उनके लिए भी आसान हो गया। In 1295, Marco Polo, a great explorer, returned to Italy after many years of exploration in China. कहते 1295 में जो मार्को पोलो थे वो चाइना में बहुत सारी चीजों को एक्सप्लोर करके इटली में वापस आए थे। मार्को पोलो ब्रॉट दिस नॉलेज बैक विद हिम। और ये हैंड रिटन की जो नॉलेज थी, प्रिंटिंग की जो नॉलेज थी, वो मार्को पोलो इटली से ही चाइना लेकर आए, सॉरी चाइना से ही इटली लेकर आए थे। Now Italians began producing books with wood blocks and soon the technology spread to other parts of Europe. जब मार्को पोलो चाइना से इटली आ गए तो उन्होंने बताया कि कैसे वहां वुड ब्लॉक प्रिंटिंग की जाती है। वुड ब्लॉक प्रिंटिंग मैंने आपको बताया था ना, वुड के ऊपर इंग्रेव करके इंक डाल के उसमें पेपर को पेस्ट करके वो प्रिंट होते थे उस टाइम। वो ये नॉलेज यहीं लेकर आए थे और सून बहुत जल्दी इटली से बाकी यूरोप्स में भी ये नॉलेज फैल चुकी थी। Luxury editions were still handwritten on very expensive vellum. कहते हैं लग्जरी एडिशंस मींस जो बहुत महंगी बुक्स होती थी, एडिशंस लिखे जाते थे, वो अभी भी वेलम पे लिखे होते थे। वेलम क्या होता है? एनिमल्स की स्किन के ऊपर लिखा जाता था बेटा। अब एनिमल्स की स्किन के ऊपर लिखोगे तो ऑब्वियसली वो चीज बहुत कॉस्टली होगी, क्योंकि पहले आप एनिमल को मारोगे, उसकी स्किन निकालोगे, उसके ऊपर स्क्राइब्स लिखा करेंगे। So, meant for aristocrated cycles and rich monastic libraries which scoffed at printing books as cheap vulgarities. अब ये वेलम के ऊपर कौन कौन इस चीज के एडिशंस को मांगते थे? जो एरिस्टोक्रेसिस क्लास थी, जो रिच क्लासेस थी, वो चाहते थे कि आज भी हम उन्हीं एडिशंस को फॉलो करें जो वेलम के ऊपर लिखी जाती है, क्योंकि वो कहते थे इसमें एक क्लास है। अब आप जो कह रहे हैं कि जो लाइब्रेरीज में इतनी बुक्स पढ़ी हैं, जैसे हमने अभी पढ़ा था पिछली वीडियोस में कि बहुत सारी बुक्स आनी शुरू की थी, वो कहते थे कि ये तो बहुत चीप है, ये तो कोई भी यूज कर सकता है। हैंड रिटिंग जो पेपर में लिखा जा रहा है, ये तो बहुत चीप कैटेगरी है। जो वेलम के ऊपर है वो बहुत ही एक्सपेंसिव माना जाता है और उसको ज्यादातर रिच क्लासेस यूज करते थे। Merchants and students in the university towns bought the cheaper printed copies. कहते अब जो मर्चेंट्स थे, जो ट्रेडर्स थे, जो स्टूडेंट्स थे, वो तो इतनी कॉस्टली बुक्स नहीं खरीद सकते थे, तो वो लोग आज भी चीप बुक्स को ही फॉलो किया करते थे। As the demand for books increased, booksellers all over Europe began exporting books to many different countries. कहते जैसे जैसे बुक्स की डिमांड बढ़ती रही, वैसे वैसे जितने भी यूरोप के बुक सेलर्स थे, उन्होंने बाकी जगहों पे भी बुक्स को एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिया, क्योंकि ऑल ओवर वर्ल्ड ही बुक्स की डिमांड बढ़ गई थी। बुक्स फेयर वर हेल्ड एट डिफरेंट प्लेसेस, बुक्स के एग्जीबिशंस लगा दी गई। प्रोडक्शन ऑफ हैंड रिटन मैन्युस्क्रिप्ट्स वर आल्सो ऑर्गेनाइज्ड इन न्यू वेज टू मीट द एक्सपेंडेड डिमांड।
अब क्या होता था, जो हैंड रिटन मैन्युस्क्रिप्ट्स होते थे, जो आज भी हाथ से लिखी हुई बुक्स थी, उनको भी नई-नई जगहों पे पहुँचाना शुरू किया क्योंकि लोगों के अंदर जो एजुकेशन के लिए, जो पढ़ाई के लिए या डिफरेंट-डिफरेंट बुक्स के लिए जो थी वो क्यूरियोसिटी बढ़नी शुरू हो गई। Scribers or skilled handwriters were no longer slowly employed by wealthy or influential patterns, but increasingly by bookseller as well. अब क्या हो रहा था? जो स्क्राइब्स थे, जो हम मैंने अभी आपको बताया जो हैंड रिटन काम किया करते थे या स्किल्ड हैंड राइटर्स थे, वो अब सिर्फ वेल्दी लोगों के पास नहीं थे। अब जितने बुक सेलर्स थे, वो भी उनको बाय कर रहे थे या उनको एज अ लेबर रख रहे थे। क्योंकि उनको पता था कि बहुत ज्यादा डिमांड बढ़ रही है, क्यों ना हम स्क्राइब्स के से काम करवाना शुरू करें। मोर देन 50 स्क्राइब्स ऑफन वर्क फॉर वन बुक सेलर। एक बुक सेलर के अंडर 50 स्क्राइबर्स जो थे वो काम किया करते थे, बुक्स को लिखने का काम किया करते थे। But the production of handwritten manuscripts could not satisfy the ever increasing demand for books. कहते जो हैंड रिटन मैन्युस्क्रिप्ट्स थी, अगर हम उसके भरोसे रहते या उसी के ऊपर चलते रहते, तो वो कभी भी पूरी दुनिया की जो डिमांड बढ़ रही थी, उसको कंप्लीट नहीं कर सकती थी। कॉपिंग वाज एन एक्सपेंसिव, लेबोरियस एंड टाइम कंज्यूमिंग बिजनेस। अब देखा जाए, अगर आप मैन्युस्क्रिप्ट्स की बात करो कि अगर उसको देखकर लिखा जाए, तो एक तो कॉपी करना बहुत एक्सपेंसिव है, ऊपर के से आपको बेस्ट हैंड राइटर स्क्राइब्स चाहिए जो लिख सके उसको अच्छे ढंग से। लेबोरियस मतलब लेबर चाहिए आपको बहुत अच्छी, और टाइम कंज्यूमिंग बहुत बड़ा बिजनेस है उसको कॉपी करना। Manuscripts were fragile, awkward to handle, and could not be carried around or read easily. Their circulation therefore remained limited. अब जो मैन्युस्क्रिप्ट्स होती थी, जो वेलम्स के ऊपर लिखी जाती थी, या आप लोग को जो लीव्स के ऊपर लिखी जाती थी, बहुत फ्रेजाइल, फ्रेजाइल मीन्स बहुत वीक थी, ऑकवर्ड टू हैंडल। हर जगह आप उसको वेलम को, एनिमल स्किन्स को लेके नहीं चल सकते, हर जगह आप उसको लेकर नहीं चल सकते, पढ़ नहीं सकते कई लोग इजीली। तो उनकी जो सर्कुलेशन थी ऑल ओवर वर्ल्ड, वो बहुत लिमिटेड थी। एक तो देखो बेटा, वो बहुत एक्सपेंसिव थी, हर कोई उसको बाय नहीं कर सकता था, ऑकवर्ड टू हैंडल होगी, हर कोई उसको रीड नहीं कर सकता था। इसलिए जो उनकी लिमिटेड थी प्रोडक्शन, बहुत ज्यादा, या प्रोडक्शन कहेंगे, डिमांड ही बहुत लिमिटेड थी मैन्युस्क्रिप्ट्स की। मैंने एक पिक्चर भी दिखा दी, ऐसी दिखती थी मैन्युस्क्रिप्ट्स। With the growing demand for books, woodblock printing gradually become more and more popular. कहते जैसे जैसे बुक्स की डिमांड बढ़ती रही, वैसे वैसे वुडब्लॉक प्रिंटिंग भी जो यूरोप में था वो ज्यादा फ्लरिश्ड होना शुरू हो गया। By the early 15th century, woodblocks were being widely used in Europe to print textiles. जैसे अब हमने पीछे पढ़ा था, जैसे से 15th सेंचुरी आया, यूरोप में भी वुडब्लॉक प्रिंटिंग से टेक्सटाइल्स के ऊपर, कार्ड्स के ऊपर, इवन रिलीजियस पिक्चर्स, भगवान की फोटोओं के ऊपर सिंपल और छोटा बहुत ब्रीफ टेक्स्ट उनके बारे में लिखा जाना शुरू कर दिया गया। There was clearly a great need for even quicker and cheaper reproduction of text. अब जैसे-जैसे लोगों की डिमांड बढ़ेगी, अब क्या होगा, और लोग चाहेंगे कि आप उसकी प्रोडक्शन इंक्रीज़ करो। जितनी ज़्यादा प्रोडक्शन होती रहेगी, हमें पता है कि सप्लाई ज़्यादा होगी तो प्राइस उसका कम होगा। दिस कुड ओनली बी द इन्वेंशन ऑफ न्यू प्रिंट टेक्नोलॉजी। अब मैन्युस्क्रिप्ट्स तो इतनी जल्दी नहीं प्रिंट कर सकते थे, ज़्यादा डिमांड को कवर नहीं कर सकते थे, तो अब ज़रूरत थी हमें एक न्यू प्रिंट टेक्नोलॉजी की। तो ये न्यू प्रिंट टेक्नोलॉजी कौन लेकर आए? द ब्रेक थ्रू अकर्ड एट स्टैन्सबर्ग जर्मनी के, वेयर जॉन गुटनबर्ग, आपने बहुत सी छोटी क्लासेस में इनका नाम पढ़ा होगा, जिन्होंने सबसे पहली प्रिंटिंग प्रेस को डेवलप किया था इन 1430s। अब जॉन गुटनबर्ग कैसी प्रिंटिंग प्रेस लेकर आए 1430s में, कि जिसने पूरे वर्ल्ड का ही, हम कहते हैं कि चेहरा ही बदल डाला, प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी को चेंज कर डाला, वो हम आगे पढ़ेंगे। गुटेनबर्ग एंड द प्रिंटिंग प्रेस। गुटेनबर्ग अंकल की मैंने फोटो लगा दी है। गुटेनबर्ग was the son of a merchant and grew up on a large agriculture estate. गुटेनबर्ग क्या थे? एक ट्रेडर के बेटे थे, और वो एक बहुत बड़े एग्रीकल्चर लैंड पे, फील्ड पे, उनके वो उस पे पले बड़े थे। फ्रॉम हिज चाइल्डहुड ही हैड सीन वाइन एंड ऑलिव प्रेसेस। बचपन से उन्होंने देखा था कि कैसे वाइन या ऑलिव को प्रेस करके उसका ऑयल निकाला जाता है, उसका एक्सट्रैक्ट निकाला जाता है। Subsequently, he learned the art of polishing stone, become a master goldsmith, and also acquired the expertise to create lead molds used for making trinkets. और क्या हुआ, धीरे धीरे उन्होंने स्टोन्स को पॉलिश करना, वो बाद में गोल्डस्मिथ मतलब एक ज्वेलर भी बन गए, और उन्होंने मोल्ड्स बनाने शुरू किए। मोल्ड्स क्या होता है बेटा? ढांचे। उन ढांचों से वो एक इनएक्सपेंसिव ज्वेलरी को बनाया करते थे, ताकि कि ढांचे के अंदर हम कैसे किसी ज्वेलरी को मोल्ड करके बना सकते हैं। The olive press
provided the model for the printing press and molds were used for casting the metal types for the letter of alphabet. अब इन तरीकों से जो उन्होंने अपने बचपन में सीखा, उससे उन्होंने कैसे प्रिंटिंग प्रेस को बनाया। कहते हैं ऑलिव प्रेस से उन्होंने प्रिंटिंग प्रेस का मॉडल सोचा कि हाँ, मैं कोई चीज़ प्रेस किया करूँगा, जो नीचे रखूँगा वो वैसे छप जाया करेगी। और मोल्ड उन्होंने क्या करे, डिफरेंट डिफरेंट अल्फाबेट्स के मोल्ड्स बना दिए। ठीक है? मेटल के मोल्ड्स बना दिए उन्होंने और उसमें क्या क्या एक-एक अल्फाबेट्स बना दिए, जैसे ए बना दिया, बी बना दिया, सी बना दिया, ऐसे अल्फाबेट्स उन्होंने बनाने शुरू किए। 1430s में उन्होंने स्टार्ट किया और 1448 तक उनको ये सिस्टम में वो गुटेनबर्ग जो थे वो परफेक्ट हो चुके थे। द फर्स्ट बुक ही प्रिंटेड वाज़ द बाइबल और इस प्रिंटिंग प्रेस से उन्होंने अपनी पहली बुक क्या प्रिंट की थी? बाइबल। पेपर में 1 मार्क्स में आ जाता है। About 180 copies were printed and it took 3 years to produce them. 180 कॉपीज बनी गई थी और बेटा 3 साल लग गए थे 180 कॉपीज को प्रिंट करने में। बाय द स्टैंडर्ड ऑफ द टाइम दिस वाज अ फास्ट प्रोडक्शन। अगर मैं हिस्ट्री की बात करूं तो दिस इज वाज द फास्टेस्ट प्रोडक्शन कि 3 सालों में 180 कॉपीज प्रिंटिंग प्रेस के द्वारा प्रिंट की गई थी। ठीक है? अब आप जैसे मैंने एक पिक्चर भी लगाई है, एक ये लीवर है, इसको प्रेस करते थे, नीचे मोल्ड में अल्फाबेट्स होते थे। जब ऊपर से प्रेस करेंगे वो इंक आएगी और सामने पेपर होता तो उसके ऊपर छप जाती थी। ठीक है बेटा? Printed books at first closely resemble the written manuscripts in appearance and layout. कहते हैं जो ये प्रिंटिंग प्रेस से बुक्स बनकर आती थी, ये बिल्कुल मैन्युस्क्रिप्ट्स जैसी ही दिखती थी, अपीयरेंस में भी और उसके लेआउट में भी। द मेटल लेटर्स इमिटेटेड द ऑर्नामेंटल एंड रिटन स्टाइल्स। जो ये मेटल के लेटर्स हुआ करते थे, जो मोल्ड्स बनाए गए थे, ये बिल्कुल हैंड रिटन स्टाइल में जैसे लोग लिखते थे, बिल्कुल वैसे ही थे इनके ढांचे। Borders were illuminated by hand with foliage and other patterns and illustrations were painted. अब क्या होता था, बुक के जो आसपास जगह छोड़ी जाती थी बॉर्डर्स के लिए, उसको हैंड से डेकोरेट किया जाता था। Illustrations were painted, पिक्चर्स को बनाया जाता था, पेंट किया जाता था बुक के अंदर। In the book, printed for the rich space for decoration was kept blank on the printed page. Each purchaser could choose the design and decide on the painting school that would do the illustration. अब रिच क्लास के लिए एक और जगह छोड़ दी थी कि रिच क्लास कहते थे ना कि सबको एक जैसी चीज मिलेगी तो ये तो वल्गैरिटी हो गया, तो चीप हो गई। तो इन्होंने क्या किया, रिच क्लासेस के लिए उस बॉर्डर की जगह को छोड़ दिया। अब रिच क्लास क्या करता था, वो पेंटिंग स्कूल में जाता था, वो अपने खुद का डिजाइन सिलेक्ट करके बताता था कि आपने ऐसा ही बॉर्डर बनाना है और मुझे ऐसी एक पेंटिंग चाहिए, आप इसको इस बुक में प्रिंट करेंगे, ताकि कस्टमाइज बुक बन गई। देखा, जैसे मैंने बोला कि मुझे ऐसी बुक चाहिए जिसके बॉर्डर्स लीव्स से बने हो, फ्लावर से बने हो और मुझे ये पेंटिंग चाहिए, तो वो ऐसी वो बना दिया करते थे। In the 100 years between 1450s to 1550s, प्रिंटिंग प्रेस वर सेट अप इन मोस्ट कंट्रीज ऑफ यूरोप। और कहते हैं कि 100 ईयर्स के बीच में यूरोप के हर पार्ट में ये प्रिंटिंग प्रेस जो थी वो स्टेब्लिश्ड हो चुकी थी। एज द नंबर ऑफ प्रिंटिंग प्रेस ग्रू, जैसे जैसे प्रिंटिंग प्रेस बढ़ती रही, बुक्स की प्रोडक्शन में इंक्रीज होती रही। सो द सेकेंड हाफ ऑफ द 15th century saw 20 million copies of printed books flooding the market and the number went up to the 200 million copy। अब आप देखिए 180 कॉपी से 20 मिलियन और 20 मिलियन से 200 कॉपीज इस प्रिंटिंग प्रेस में ऑल ओवर द वर्ल्ड फैलनी शुरू हो गई। तो देखिए गुटेनबर्ग ने क्या एक चमत्कार कर दिया पूरे वर्ल्ड में। हम आज कहें कि प्रिंटिंग हमारे हाथ में, हर चीज हमारे हाथ में अवेलेबल है बिकॉज ऑफ दीज इन्वेंशंस। तो ये देखिए बेटा, अब हम पढ़ेंगे कि मैंने आपको एक यूट्यूब का एक वीडियो दिखाई है जिसमें मैंने बताया कि गुटेनबर्ग की प्रिंटिंग प्रेस कैसे वर्क करती थी। ध्यान से देखेंगे आप सब। ये गुटेनबर्ग प्रिंटिंग प्रेस है बेटा। इन्होंने एक एक पार्ट को डिक्लेयर किया हुआ है कि कैसे, देखो ये अभी हम पूरा देखेंगे कि कैसे इन ये देखो, ये मोल्ड्स बनाए गए हैं गुटेनबर्ग के लिए। ये देखिए, हर चीज को बहुत ध्यान से देखेंगे सब। ये इंक लगाई जा रही है। ये देखिए प्रेस कर दिए मोल्ड्स हैं जिसमें अल्फाबेट्स प्रॉपर इंग्रेव्ड किए गए हैं अंदर, एक एक अल्फाबेट। अब ये बंद कर दिया गया, प्रिंटिंग प्रेस के अंदर मशीन डाल दी गई प्रॉपर। अब ये लीवर से उसको प्रेस करेंगे। ये देखिए, ये हमने प्रेस किया और इन्होंने, अब देखिए बाहर इंक्स के थ्रू, अब ये देखिए सामने ये जो पेज है, ये देखिए बुक आपको दिख रही होगी।
अब जो भी लेटर्स के ऊपर इंक लगी थी, जो मोल्ड्स के ऊपर हमने इंक लगाई थी, ये पेज जो है ये प्रिंट होकर आ गया। आई थिंक आपको गुटेनबर्ग की प्रिंटिंग प्रेस कैसे उस टाइम वर्क करती थी, ये आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। और इसी के साथ बेटा हमारा जो यूनिट 2 है, वो मैंने डन कर दिया है और आई होप आप लोगों को इस यूनिट में कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगी। अगर फिर भी आपको लगता है कि इसमें हमें कोई प्रॉब्लम है, तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में अपना क्वेश्चन ज़रूर पूछिए। ठीक है बेटा? जैसे मैं हमेशा कहती हूँ कि अगर आपको मेरी वीडियोज़ बहुत अच्छी लगती हैं, तो मेरी यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। बाय बाय बेटा।